नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमने चर्चा की थी समूह वेग की, कला वेग की और तरंग पैकेट की। आज हम उन तरंग पैकेट को बताने वाली एक समीकरण की चर्चा करेंगे। उसे कहते हैं श्रोडिंगर समीकरण, यानी श्रोडिंगर वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसके बारे में बताया और इसको व्युत्पत्ति किया। तो ये समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको किस प्रकार से बनाया जाए, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें जो हैं उनका पालन करना जरूरी है यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 11 और जनरल बीएससी के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 5 और टॉपिक है अपना श्रोडिंगर समीकरण। यहाँ पर हम बात करेंगे वन डायमेंशनल की, यानी एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है वो किस प्रकार से हम बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना, यहाँ से बेस है। आगे जितने भी श्रोडिंगर समीकरण हम पढ़ेंगे, चाहे वो त्रिविमीय हो, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो, और इनसे आधारित जो भी आगे टॉपिक्स आएंगे वो सभी इसी पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं, आपको कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि एक एक बात आप समझ जाओ, तो आपको आगे पूरी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम न आए। कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन साइन एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने वाली समीकरण श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। यानी ऐसी समीकरण जो पार्टिकल की गतिमान अवस्था में जो उसका तरंग फलन होता है उसको ज्ञात करने वाले, यानी उस फलन को ज्ञात करने वाले जो समीकरण देंगे हम उसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। हम तो इसको सिर्फ ड्राइव करेंगे, यानी श्रोडिंगर ने जो समीकरण बनाई थी सिर्फ उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बताई, क्या क्या उनको शर्तों का पालन करना पड़ा, क्या क्या वहाँ पे नियम होते हैं कि ये जो साइन फलन है वो इन बातों को फॉलो करना चाहिए, इन बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए। उस आधार पर एक समीकरण बनाई जाती है जिसे श्रोडिंगर ने बनाया था और उसे श्रोडिंगर समीकरण हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो साइन एक्स वाई जेड टी है, इसका मतलब समझ गए होंगे, ये जो तरंग फलन है वो तीनों कोऑर्डिनेट और टाइम पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम काल आश्रित और काल अनाश्रित, यानी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर समीकरण को बनाएंगे एक विमीय रूप में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होती है, काल अनाश्रित कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। एक निश्चित संवेग अर्थात डेल पी बराबर 0। देखिए, संवेग जब निश्चित हो गया तो उसमें अनिश्चितता तो बिल्कुल 0 होगी, इसलिए डेल पी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। वाले कण के लिए तरंग फलन साइन एक्स टी एक ऐसे कण को दर्शाता है। अब देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक विमीय की, और ये साइन एक्स वाई जेड टी जो है वो त्रिविमीय के अंदर है, क्योंकि इसमें तीनों कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं इस फलन में। तो यहाँ तो हमने डेफिनेशन दी थी एक श्रोडिंगर समीकरण की, हमें चर्चा करनी है सिर्फ एक विमीय की। तो हम तरंग फलन को किस में लेंगे, साइन एक्स टी में, यानी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर गतिमान है वो और टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। एक ऐसे कण को दर्शाता है जिसकी पोजीशन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात डेल एक्स बराबर अनंत। भाई हम पोजीशन यानी उसकी स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते, उसका मतलब उसमें क्या है, अनिश्चितता है, और कितनी है, इन्फिनिटी अनिश्चितता है। तो यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका संवेग निश्चित है, क्योंकि उस पार्टिकल का एक मोमेंटम है और उसके पास एक वेलोसिटी है। लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है, किस टाइम पे, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइनस अनंत से और प्लस अनंत में कहीं भी जा सकता है। वो हो सकता है वो माइनस अनंत से चलता हुआ आ रहा है, हमें क्या पता वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने और कहाँ जाके रुकेगा। यानी उसकी जो पोजीशन में अनिश्चितता है वो अनंत यहाँ पर है। तो इन्हीं बातों को अपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये साइन जो तरंग फलन है वो किस प्रकार से रिलेशन रखता है एक्स के साथ, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये एक जो पार्टिकल है वो इस प्रकार से जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ एक विमा के अंदर। इसलिए ऐसे कण को फलन साइन एक्स टी एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हार्मोनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे सरल आवर्त गति है, यानी कि इस प्रकार से जो मोशन होती है वो सरल आवर्त गति होती है, हार्मोनिक इक्वेशन होती है। और प्रगामी का मतलब आप समझ गए होंगे, ऊर्जा का संचरण करने वाली तरंग, जिसके लिए अब ऐसी तरंगें जो होती हैं उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, k बराबर 2π/λ संचरण नियतांक और लैम्डा बराबर होता है h/p।
तो h नीचे आ जाएगा, p ऊपर चला जाएगा, और 2 पाई अपॉन h यानी h क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे h अपॉन 2 पाई अपोजिट है, तो h क्रॉस है वो नीचे आ जाता है। तो p अपॉन h क्रॉस किसकी वैल्यू होगी, k की। तथा ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय आवर्ती 2 पाई न्यू, और न्यू किसके बराबर होता है, E बटे एच के, क्योंकि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। तो यहाँ से न्यू का मान ज्ञात करेंगे तो E बटे एच आएगा, और उसके बाद h अपॉन 2 पाई यानी अपोजिट है तो h क्रॉस आ जाएगा नीचे, यानी k की वैल्यू यहाँ पे p अपॉन h क्रॉस आ गई, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे E अपॉन h क्रॉस से आ जाती है। तो ऐसा जो पार्टिकल है वो x दिशा में गति कर रहे कण का तरंग फलन साइन xt क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अब ये हार्मोनिक तरंग हमने यहाँ पर लिया है, तो ऐसी तरंग के लिए हमने पहले भी जो फलन है वो बताए थे, साइन xt समानुपाती कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी तरंग फलन उसका हो सकता है, या साइन के अंदर भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल के अंदर भी हम ले सकते हैं, आयोटा के रिस्पेक्ट में भी हम ले सकते हैं। तो जब आयोटा वाला लेते हैं तो इस प्रकार से हम लेंगे साइन xt समानुपाती EXP, यानी ये E की पावर के अंदर ही होता है, E की पावर में लिखेंगे तो ऊपर घात में आ जाएगा, और अगर हम EXP लिखते हैं तो जस्ट उसके सामने लिख सकते हैं, EXP का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास आ गया साइन xt समानुपाती EXP आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, या माइनस के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर होगी अपने पास 1। इन व्यंजकों में P बराबर h क्रॉस k कण का संवेग तथा E बराबर h क्रॉस ओमेगा कण की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 में व्यक्त तरंग समीकरण में दो मूल विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि P बराबर h क्रॉस k कैसे आया। देखिए वही मोमेंटम है, P बराबर h क्रॉस की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, और k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई चला गया। h अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है, p के बराबर ही तो होता है, यानी लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो h अपॉन p के बराबर ही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से समझ सकते हैं इसके बराबर ही होगा, p के बराबर ही होगा। दूसरा E बराबर h क्रॉस ओमेगा किसके बराबर होगा, ये E बराबर h न्यू के ही बराबर होता है। किस प्रकार से, देखिए E बराबर h क्रॉस की वैल्यू क्या है, h अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से 2 पाई गया, E बराबर क्या बचा h न्यू, यानी वहीं से बने हैं ये। अब बात ये आती है कि ये जो इक्वेशन 1 हमने दी है, चाहे तो हम ऊपर वाला लें साइन कोस के अंदर, या ये तरंग फलन हम आयोटा के अंदर लें, तो इनके अंदर जो दो विशेषताएं तरंग में होनी चाहिए वो कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कि यह रेखिक होनी चाहिए। रेखिक का मतलब यहाँ पे एक विमी की बात हो रही है, तो हम एक डायरेक्शन में इसको लेंगे तो ये रेखिक होनी चाहिए, ताकि प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके, क्योंकि अध्यारोपण के द्वारा ही तरंग पैकेट का निर्माण होता है। यानी पीछे जो हमने पढ़ा था, जो हमने समूह आवेग पढ़ा था, जो हमने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था कि ये जो साइन है वो ऐसा होना चाहिए ताकि इसका व्यतिकरण खुद के साथ हो सके, जिससे कि इसमें हम अध्यारोपण सिद्धांत को लागू कर सकें। वही बात यहाँ पर है, ये तरंग रेखिक होगी तो इससे जो प्राप्त हल होंगे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पोजीशन पे, वो सारे अध्यारोपित किए जा सकें ताकि उनके द्वारा वेव पैकेट का निर्माण हो सके। दूसरा पॉइंट जो है कि तरंग समीकरण के गुणांकों में, यानी जो समीकरण हम देंगे उसका जो कांस्टेंट हम लेंगे, गुणांक हम लेंगे, उसमें h क्रॉस आना चाहिए, कण का द्रव्यमान m आना चाहिए, आवेश q आदि नियतांक होने चाहिए, यानी ये चीज तो उसके अंदर इंक्लूड हो। लेकिन चर जो बदलने वाले हैं जैसे मोमेंटम, एनर्जी, ओमेगा, k आदि गुणांक नहीं होने चाहिए। यानी जो समीकरण हम बनाएंगे उस समीकरण में जो भी कांस्टेंट हम यूज करेंगे, गुणांक हम यूज करेंगे, उस गुणांक के अंदर क्या क्या आ सकता है, उस गुणांक में h क्रॉस आ सकता है, m आ सकता है, आवेश आ सकता है, लेकिन वहां पे आपको p नहीं लेना, वहां पे आपको e नहीं लेना, वहां पे आपको ओमेगा नहीं लेना और k नहीं लेना। ये बातें वहां नहीं आनी चाहिए। अगर किसी वजह से उस गुणांक के अंदर ये पद आते भी हैं, यानी मोमेंटम आता है, एनर्जी आती है, तो इनको आपको छोड़ते हुए सिर्फ वही इंक्लूड करने हैं जो h क्रॉस के लिए आए और द्रव्यमान के लिए आए। एक विमीय तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समीकरण 1 के किसी व्यंजक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तरंग फलन k से और t के सापेक्ष अवकलन करने पर तरंग फलन ओमेगा से गुणा हो जाता है। यहाँ पे आप देखें ये जो हल हमने लिए हैं यहाँ पर, चाहे आप कोई सी भी समीकरण इसमें से यूज करें, आयोटा वाले या कोस साइन वाले, जब आप इसमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो k से गुणा हो जाएगा, ये जो पद है वो k से गुणा हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ओमेगा से गुणा हो जाता है। यानी ये चीजें आपके पास आनी चाहिए।
तब एक स्वतंत्र कण के लिए E बराबर p²/2m होता है। अब ये आप जानते हैं कि E बराबर p²/2m कैसे होता है, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है एक स्वतंत्र कण के लिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। और यहाँ से जब p² की हम वैल्यू निकालेंगे तो 2m ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स ओमेगा बराबर h×k²/2m के बराबर ही होती है। भाई इसके बराबर ये कैसे होती है, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ओमेगा बराबर यहाँ पे है अपना स्टेप h×2m। अब k की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ होती है। तो यहाँ पे k² है तो कितनी हो जाएगी 4π²/λ²। और फिर यहाँ से आप देखें कि ओमेगा बराबर h×4π²/2m। लैम्डा बराबर क्या होता है h/p होता है। डी ब्रोगली जो हमने वेव पढ़ी थी, डी ब्रोगली तरंगे हमने पढ़ी थी, वेवलेंथ हमने पढ़ी थी। लैम्डा बराबर h/p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h²/p² चला जाएगा ऊपर। फिर आगे देखें इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ से आप देखें कि h×p²/2m h²। अब ये 4π²/h² जो है वो किसके बराबर होता है, h² के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि h× बराबर h/2π होता है। यहाँ पे अपोजिट है तो h² आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ से आप देखें कि क्या बचा, ओमेगा बराबर ये h× से h× हो गया कैंसिल, एक h× बचा बटे में, ऊपर बचा p²/2m h²। और यहाँ से आप देख सकते हैं p²/2m किसके बराबर है, E के बराबर। तो h× ओमेगा बराबर क्या आया, E आया, यानी p²/2m के बराबर ही है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, तुल्य हैं। अब इस स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि हमें इसका ही यूज करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ h× है वो क्वांटम मैकेनिक्स का पद होता है, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट जिसके अंदर आता है h× के अंदर प्लांक कांस्टेंट है, क्योंकि वो h/2π के बराबर है। अब यहाँ पे k² आ रहा है आपके पास और ओमेगा आ रहा है अपने पास। अब देखिए यहाँ पे अपना जो तरंग फलन हमने लिया था उसमें k है और ओमेगा है, उसके अलावा हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। अब यहाँ पे ओमेगा आ रहा है एक घात में और k आ रहा है 2 घात में। तो जो हम अपने समीकरण बनाएंगे वो अवकलन रूप में बनेगी, क्योंकि उस अवकलन रूप का जो हल होगा वो इस प्रकार से हमें मिलेगा लास्ट में sin xt के रूप में। यानी एक तरीके से हम हल लेके चल रहे हैं और उससे समीकरण बना रहे हैं। अब अपने पास जो ओमेगा आया और k² आया वो कैसे आ सकता है, यानी किस प्रकार से आप अवकलन रखें समीकरण में कि वो आए, कि ये जो साइन का अवकलन है इसका अगर t के सापेक्ष अगर मैं एक बार अवकलन करता हूं तो मेरे पास एक ओमेगा बाहर आएगा। यानी समीकरण देने के लिए मेरे को t के सापेक्ष सिर्फ एक बार ही अवकलन करना है तो ओमेगा आ जाएगा अपने पास, वो कंडीशन फॉलो करने के लिए। लेकिन उसमें k² आ रहा है तो k² कब आएगा, इसमें से कोई सा भी आप हल लेते हैं तो उसमें अगर आप x का 2 बार अवकलन करते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करते हैं तो आपके पास गुणांक यहाँ पे k² मिलेगा। यानी आप जो समीकरण अब देंगे उस समीकरण में साइन का t के सापेक्ष तो एक बार अवकलन होना चाहिए और x के सापेक्ष 2 बार अवकलन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण क्या आती है, यह प्रकट होता है कि समीकरण में t के साथ साइन का अवकलन एक बार और x के सापेक्ष साइन अवकलन 2 बार आना चाहिए। तो डेल साइन अपॉन डेल t लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा बराबर गामा। ये देखो मैंने कहा था कांस्टेंट, हमें एक ऐसा कांस्टेंट लेना होगा जो कांस्टेंट h× कण के द्रव्यमान आदि पे निर्भर करे और p, e और ओमेगा k पर निर्भर ना करे। तो यही वो गामा है, इसका मान हमें निर्धारित करना होगा आगे। तो x के सापेक्ष कितने बार अवकलन करना था, 2 बार। तो किसका अवकलन करना था, साइन का। तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x², ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब ये तो हमने समीकरण बना ली अवकलन रूप के अंदर। अब हमें इसके अंदर गामा की वैल्यू पुट करनी है कि गामा का मान कितना होना चाहिए और गामा किसके अंदर आना चाहिए, गामा आना चाहिए अपना h× के अंदर, m के अंदर या q के अंदर। यदि गामा का एक विशेष मान लिया जाए तो समीकरण 1 के जो sin xt एक्सपोनेंशियल वाला मैं यहाँ से ले रहा हूँ exp आयोटा kx माइनस ओमेगा t या sin xt समानुपाती exp माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा t समीकरण 2 के हल हो सकते हैं। यानी गामा का एक पर्टिकुलर मान अगर हम लेते हैं तो इस समीकरण 2 के हल जो हैं वो क्या होंगे, वो इनमें से एक हल इसका हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे अब हम डिफाइन करते हैं कि गामा का मान हम किस प्रकार से लेते हैं। तो गामा का हमने मान यहाँ पे लिया आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। ये मान हमने लिया आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। आयोटा के अंदर हमने लिया, तभी हम ये जो हल है वो आयोटा वाले दे सकते हैं। अब यहाँ से देखें के स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आप देखें के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2m ओमेगा बटे एच क्रॉस, पक्षांतरण करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने गामा बराबर आयोटा ओमेगा और के स्क्वायर की वैल्यू रख दी 2m ओमेगा बटे एच क्रॉस चला गया ऊपर, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा से ओमेगा क्रॉस हो गया, आयोटा एच क्रॉस अपॉन क्या आया 2m, और आगे यहाँ देखते हैं आप गामा बराबर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर के अंदर भी आ सकता है। लेकिन हमें तो सिर्फ लेना है एच क्रॉस के अंदर या एम के अंदर आए वो पद, ए वाला अपने को नहीं लेना, पी वाला अपने को नहीं लेना। तो गामा का जो मान यहाँ पे आया देखें आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर यानी ये, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m यानी ये, और आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर आ गई 3 नंबर। और 3 नंबर समीकरण में गामा के 3 मान अपने मिले। अब इसकी विशेषताएं क्या थी वो अपने को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो मान आए गुणांकों का वो एच क्रॉस के अंदर होना चाहिए, एम के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसमें पी नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए और के नहीं होना चाहिए। यानी तो यहाँ से गामा का जो मान है वो हम ये वाला नहीं ले सकते, इसमें के है, और ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पी है और ई है। तो हमें गामा का मान क्या पुट करना होगा, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m। इक्वेशन नंबर होगी 3। अब समीकरण 3 में गुणांक गामा केवल एच क्रॉस एम पर निर्भर है, जो समीकरण की मूल विशेषता है उस विशेषता को अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार एम द्रव्यमान व पी समय के स्वतंत्र कण के लिए तरंग फलन जो साइन एक्स टी की एक विमीय समीकरण क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पे गामा का मान पुट कर देंगे, यहाँ पर गामा का मान पुट कर देंगे तो अपने पास समीकरण आ जाएंगी डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये एक विमीय समीकरण आ गई, या इसे आप एक अलग रूप में भी बना सकते हैं। आयोटा एच क्रॉस से आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर क्या आएगा, दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा, माइनस हो गया आयोटा स्क्वायर का मतलब, और एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इसको हम अलग रूप में भी बना सकते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि ई साइन बराबर एच साइन, ये बहुत प्रचलित रूप है, ई साइन बराबर एच साइन। या हम इससे हम ये भी बना सकते हैं कि जो अपना फॉर्मूला था ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, अगर मैं इसके अंदर इसको डिनोट करना चाहूँ इसी समीकरण को तो कर सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से, उसके लिए हमें बायां पद अलग लेके चलना पड़ेगा, दायां पद अलग लेके चलना पड़ेगा, दोनों को फिर बराबर रखेंगे तो हमारा यही रिलेशन आ जाता है जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर होता है, और एनर्जी का और मोमेंटम का। और यहाँ पे हमने इसको क्वांटम फिजिक्स में चेंज कर दिया, और वो समीकरण जो बनी जो यहाँ पे तरंग फलन को व्यक्त करेगी, उसकी गतिक अवस्था को व्यक्त करेगी, उसे श्रोडिंगर समीकरण कहा गया। यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण एक विमीय है। यदि स्वतंत्र कण के लिए साइन एक्स टी समानुपाती ई एक्स पी आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी का मैं उपयोग करूं तो समीकरण 4 के बाएं पद से, ये समीकरण 4 का बायां पद है, और बाएं पद में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने साइन एक्स टी का मान लिया इसका टी के सापेक्ष सिर्फ अवकलन करना है एक बार। तो आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर, आयोटा एच क्रॉस तो रहेगा सेम, और साइन का टी के रिस्पेक्ट में यानी इसका टी के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करूंगा तो देखें क्या आएगा, आयोटा यहाँ पर है, यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर आ जाता है तो माइनस आ गया जाएगा आयोटा ओमेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा ओमेगा यहाँ पर आ जाता है। अब आयोटा यहाँ पर है, आयोटा यहाँ पर है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और माइनस गुणा में पहले से तो क्या हुआ प्लस, तो एक प्लस एक हो गया और एच क्रॉस ओमेगा बचा, और बाकी जो अंदर स्टेप बचा ये देखें ये क्या है, ये सारा का सारा साइन है, तो यहाँ पे लिखा एच क्रॉस ओमेगा साइन। और एच क्रॉस ओमेगा किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर क्या आया, ई साइन। समीकरण नंबर आ गई 5। अब हम लेके चलते हैं अपना दायां पद, ये वाला पद जो है वो लेके चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है बराबर। इसके अंदर अपने को क्या करना है, जो अपना तरंग फलन है साइन एक्स टी उसका हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। तो x वाला पद तो k है, यानी क्या आ जाएगा आयोटा के, 2 बार अवकलन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m सेम रहा, यहाँ से आयटा स्क्वायर के स्क्वायर आ गया बाहर। अब आयटा स्क्वायर तो क्या होता है -1 होता है, माइनस बाहर है प्लस, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m के स्क्वायर और बाकी क्या बचा साइन बचा, तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया। अब देखें एच क्रॉस के किसके बराबर था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये p के बराबर था, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m साइन। इक्वेशन नंबर होगी 6। अब 5 और 6 को जो बराबर रखेंगे तो मिलेगा e साइन बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m साइन, यानी आ गया ना संबंध, e बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m के तुल्य है ये, यानी श्रोडिंगर समीकरण यहाँ पे ठीक है, सत्य है। यहाँ पे एक नोट और ध्यान रखें आप कि यदि स्वतंत्र कण के तरंग फलन साइन xt समानुपाती e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t में p बराबर अगर आप h क्रॉस के रखते हैं और e बराबर h क्रॉस ओमेगा रखते हैं तो क्या आना चाहिए, बस अपने क्या है यहाँ से अपनी वैल्यू पुट करेंगे, p बराबर h क्रॉस के, तो यहाँ से k की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, यानी ओमेगा यहाँ से क्या आएगा e बटा h क्रॉस और k यहाँ से क्या आएगा p बटा h क्रॉस, तो h क्रॉस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाहर बटे में, px माइनस ct प्राप्त होगा जो संवेग और ऊर्जा में गतिशील कण के तरंग फलन को दर्शाता है। ये जो तरंग फलन है ये किसका है, गतिशील कण का है। तो यहाँ पर ये श्रोडिंगर अपनी समीकरण थी एक विमीय, इसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें इसको प्रूफ करना है। आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या होती है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमें साइन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, टाइम चाहिएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि टाइम डिपेंडेंट क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।